कहानी की शुरुआत आर्थर नाम के एक अमीरजादे से होती है जो अपनी ऊंची आलीशान महल जैसी बिल्डिंग में बैटमैन की ड्रेस पहनकर तैयार होता है। इसमें शराब की कई सारी बोतलें रखता है और एक बोतल यहीं अटक जाता है। उसका ड्राइवर कहता है कि तुम अपनी माँ की कंपनी के फंड रेजिंग इवेंट में जा रहे हो। इस गेटअप में देखकर लोग हंसेंगे और तुम्हारी माँ नाराज हो जाएगी। लेकिन आर्थर कहता है कि उस बोरिंग इवेंट में अगर वो लोगों को थोड़ा हंसा देगा तो इसमें कौन सी बुराई है। इसके बाद वो आज ही खरीदी बैटमैन वाली एक अजीब डिजाइन वाली कार में सवार होकर इवेंट के लिए चल देता है। रास्ते में गाड़ी का एक गलत बटन दबाने से वो कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस के लिए आर्थर की यह हरकतें कोई नई बात नहीं थी। वो अक्सर ऐसे कारनामे करता ही रहता था और अपनी शराबी वाली फनी बातों से पुलिस वालों को भी हंसा देता था। लेकिन बार बार की वजह से पुलिस के पास भी उसे पकड़ कर ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आर्थर के पकड़े जाने की खबर कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, जिससे इवेंट में आए इन्वेस्टर्स आर्थर की मां के मुंह पर ही कह देते हैं कि वो ऐसी कंपनी में अपना पैसा क्यों रिस्क पर लगाएं जिसका फ्यूचर आर्थर जैसे शराबी के हाथों में जाने वाला है। उनकी बात सही थी। आर्थर ही इस कंपनी का इकलौता वारिस था। आर्थर की मां गुस्से में अपने दांत पीस लेती है। वो जानती है कि वो नहीं सुधरने वाला, इसलिए कंपनी की साख बचाने के लिए वो कोई बड़ा फैसला लेने का मन बना लेती है। दूसरी ओर शाम को जब आर्थर पुलिस से छूटता है तो अपने साथ साथ दूसरे मुलजिमों की भी बेल कराकर उन्हें भी बाहर ले आता है। कहता है कि मैं बाहर आ जाऊं और ये लोग अंदर रह जाएं, ये तो सरासर नाइंसाफी है। रिपोर्टर जब पूछते हैं कि मंदी के दौर में उसने इन कैदियों पर इतना पैसा क्यों उड़ा दिया, तो आर्थर सोचते हुए कहता है कि अच्छा मंदी चल रही है तो चलो मेरे साथ। अब वो एक एटीएम से लगातार पैसा निकालता जाता है और इसे जो भी आता है उनमें बांटता ही चला जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि आर्थर ने उन सारे कैदियों के साथ रात पर पार्टी की थी। सबने खूब मजे लिए थे, जिसके बाद आर्थर की नैनी, जिसका नाम हॉब्सन है, उन सबको वहां से भगाना शुरू करती है। आर्थर भी एक लड़की के साथ था, लेकिन अगले ही पल हॉब्सन उस लड़की की पूरी पोल खोल देती है। उस लड़की ने आर्थर की घड़ी और कई कीमती चीजें चुरा रखी थी। साथ ही आर्थर के उल्टे सीधे फोटो भी खींच लिए थे, जिन्हें मीडिया में बेचकर वो अच्छा खासा पैसा कमा सकती थी। हॉब्सन सारे फोटो डिलीट कर देती है और सबके जाने के बाद आर्थर से शराब की बोतल छीन कर उसे नाश्ता कराती है। वो बताती है कि उसकी माँ ने आज उसे अपने ऑफिस में मिलने बुलाया है। आर्थर अपनी माँ को उसका नाम लेकर बुलाता था। वो हैरान होते हुए कहता है कि विवियन के पास आज इतना टाइम कहाँ से आ गया जो उससे मिलने के लिए बुला रही है। इसके बाद हॉब्सन उसे लेकर उसकी माँ की कंपनी में जाती है, जहाँ कुछ देर वेट करने के बाद आर्थर को अंदर बुलाया जाता है। उसकी माँ के ऑफिस के बाहर उसे सुसैन नाम की लड़की मिलती है, जिससे आर्थर नजरें बचाने लगता है। वो एक कॉन्ट्रैक्टर की बेटी है जो आर्थर की माँ की ही कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव की जॉब करती है। सुसैन को बिजनेस की बहुत अच्छी समझ है। वो बिजनेस के मामलों में आर्थर की माँ की काफी मदद करती है, इसलिए आर्थर की माँ उसे बहुत पसंद करती है। दरअसल सुसैन ने भी आर्थर को पूरे 3 महीने तक डेट किया था, लेकिन फिर दूसरी लड़कियों की तरह ही आर्थर उससे भी पीछा छुड़ाने लगा और उसकी कॉल तक रिसीव करना बंद कर दिया। सुसैन आर्थर से कहती है कि तुम पहले आदमी हो जो मुझसे दूर भागे, वरना मेरे पीछे आने वालों की लाइन लगी है। उसके जाने के बाद आर्थर अपनी माँ के ऑफिस में जाकर उनसे मिलता है, जो कहती है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे तुमसे कुछ सीरियस बातें करनी है और तुम्हें एक आखिरी अल्टीमेटम देना है। आर्थर उनकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। वो उन्हें नाम से पुकारते हुए हमेशा की तरह फनी और इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन इन बातों में वो घुमा फिरा कर उन पर ताने कस रहा था, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक वो जब भी उससे मिली तो एक बिजनेस वुमेन के रूप में मिली। एक माँ का रूप तो आज तक उनमें दिखा ही नहीं। 3 साल की उम्र में ही आर्थर के सर से बाप का साया उठ गया था, लेकिन माँ के होते हुए भी उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। आर्थर की माँ उसे उसकी हरकतों की कुछ पिक्चर्स दिखाते हुए कहती हैं कि अपनी कंपनी की रेपुटेशन का कुछ तो ख्याल करो। तुम्हारी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा लगाने से डर रहे हैं। उनका मानना है कि कंपनी की बागडोर तुम्हारे हाथ में आते ही तुम इसे बर्बाद कर दोगे। आर्थर फिर से वही इधर उधर की बातें करके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ तुम नहीं सुधरने वाले, इसलिए मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है। वो उसे उसी लड़की सुजैन की फोटो दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें उससे शादी करनी होगी, जिसके बाद कंपनी में नाम तो तुम्हारा होगा, लेकिन सारी भागदौड़ सुजैन के हाथों में रहेगी। वो एक बहुत ही काबिल लड़की है। आर्थर कहता है कि वो बिना प्यार के शादी नहीं करेगा और जाने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे धमकी देती है कि या तो सुजैन से शादी करो, वरना अभी इसी वक्त से तुम इस कंपनी की सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत से बेदखल कर दिए जाओगे। एक एक पैसे के लिए तरस जाओगे तुम। अब ये सुनकर आर्थर घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ कभी मजाक नहीं करती। आखिर $950 मिलियन की बात थी और आर्थर के शौक ऐसे थे कि बिना पैसे के एक दिन भी रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अपनी माँ की दौलत के बिना वो कुछ भी नहीं था। आखिर वो हाँ कर देता है और कहता है कि तुम जीत गई। उसकी माँ उससे हाथ मिलाते हुए कहती है कि खुद को बचाने का अच्छा हुनर है तुम में, मुबारक हो, तुम जिंदगी भर के लिए अमीर बन चुके हो। अब मजबूरी में आर्थर ने हाँ तो कह दिया था, लेकिन अंदर से वो बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वो सुजैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वैसे भी वो किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिससे उसे प्यार हो, जो उसकी बातों को समझे। लेकिन ऐसी लड़की अभी तक तो उसे नहीं मिली थी। वो ना जाने कितनी लड़कियों के साथ रातें गुजार चुका था, लेकिन सबका कोई ना कोई अपना मोटिव होता था। किसी की नजर उसकी दौलत पर होती तो कोई उसके
साथ बस ऐश करने के इरादे से आती और कुछ तो उसे लूटने के इरादे से ही आती थी। फ्रस्ट्रेशन में आर्थर आज जी भरकर पैसा बर्बाद करता है। वो $10,000 की एक पुरानी स्पून को $1,00,000 में खरीदने के बाद एक आदमी को बिल्कुल फ्री में दे देता है। लेकिन हॉब्सन कहती है कि इससे तुम्हारी माँ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी यही चाहती थी कि शादी के बाद शायद वो सुधर जाए और शायद उसकी शराब की लत भी छूट जाए। आखिर में आर्थर अब्राहम लिंकन की एक पुरानी ड्रेस और छड़ी खरीद कर जिस और उसका मन करता है उधर घूमने निकल जाता है और हॉब्सन भीड़ में उसे ढूंढती रह जाती है। घूमते घूमते वो ग्रैंड सेंट्रल पहुंच जाता है, जहां वो नाओमी नाम की एक टूर गाइड से टकरा जाता है और उससे पूछने लगता है कि यहाँ उसे पीने की जगह कहाँ मिलेगी। ये पूछते हुए वो एक जेंटलमैन की तरह अपनी टोपी उतार लेता है, लेकिन नाओमी उसे कोई और ही समझकर उसकी टोपी में कुछ सिक्के डाल देती है और अपने साथ आए लोगों को यहाँ की कुछ खास चीजें दिखाने लगती है। नाओमी को देखकर आर्थर उसे बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उससे कुछ लेने की बजाय कुछ दिया था। अब वो फिर उसके पास चला जाता है। नाओमी बिना परेशान हुए उसे भी वो चीजें दिखाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और नाओमी से कहता है कि बार बार वार्निंग के बावजूद वो बिना लाइसेंस के टूर गाइड का काम क्यों कर रही है। ये देखकर आर्थर बीच में आ जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि कौन से कानून के मुताबिक वो नाओमी को रोक रहा है। तभी नाओमी वहां से भागने लगती है और पुलिस वाला उसका पीछा करने लगता है। आर्थर भी पीछे पीछे भागता है और एक जगह जब नाओमी पकड़ी जाती है तो वो उसे बचाने के लिए एक कहानी बना देता है। कहता है कि नाओमी आज अपनी फैमिली को घुमाने लाई थी। नाओमी भी बहाने बनाने में उसका साथ देने लगती है और दोनों एक साथ कह देते हैं कि वो एक दूसरे के मंगेतर हैं। इस बात को साबित करने के लिए आर्थर नाओमी को किस भी कर लेता है, लेकिन तभी वो पुलिस वाले आर्थर को पहचान लेते हैं, जिसके बाद वो हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अब नाओमी एकदम हैरान रह जाती है कि जिसे कोई एरा गैरा समझकर उसने कुछ सिक्के दिए थे, आखिर वो है कौन। तभी वहां हॉब्सन और आर्थर का ड्राइवर उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। नाओमी को जब पता चलता है कि आर्थर एक बहुत बड़ा अमीरजादा है तो भी उससे चिपकने की बजाय वो वहां से जाने लगती है, लेकिन आर्थर उसे रोकते हुए कहता है कि वो उससे फिर मिलना चाहेगा। नाओमी हिचकिचाने लगती है, लेकिन आर्थर के ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो उसे अपना नंबर देकर चली जाती है। अगले दिन हॉब्सन आर्थर को याद दिलाती है कि उसे सुसैन के बाप से उसका हाथ मांगने जाना है। आर्थर को ना चाहते हुए भी वहां जाना पड़ता है। सुसैन का बाप एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होने के साथ साथ एक दबंग किस्म का आदमी था। वो मजाक मजाक में आर्थर को लकड़ी चीरने वाली मशीन के सामने पटक देता है और इनडायरेक्ट धमकी देता है कि अगर उसने सुसैन का दिल दुखाया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। डर के मारे आर्थर उससे सुसैन का हाथ मांग लेता है, जिसके लिए वो तुरंत हाँ कर देता है, क्योंकि ये तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। वो तो कब से चाहता था कि उसकी बेटी इतने अमीर परिवार की बहू बने। इसके बाद एक और फॉर्मेलिटी यानी सुसैन को पब्लिकली प्रपोज करने के लिए आर्थर को उसके साथ एक रेस्टोरेंट जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ वो सबके सामने जानबूझकर ऐसी उटपटांग हरकतें करके दिखाने लगता है जिससे सुसैन खुद उससे शादी के लिए मना कर दे। लेकिन सुसैन पर इसकी इन हरकतों का कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने बाप की याद दिलाते हुए आर्थर को डराने की कोशिश करती है, जिसके बाद हार कर वो उसे अपने खानदान की हीरे की अंगूठी दे देता है। फिर सुसैन सबके सामने चिल्लाकर ऐसे खुश होकर दिखाती है जैसे आर्थर ने उसे अपनी खुशी से प्रपोज किया है। लेकिन आर्थर की असल हालत ऐसी थी जैसे उसे लूट लिया गया हो। वो आज बहुत ज्यादा शराब पीता है। हॉब्सन भी उसके अंदर के दर्द को महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी वो कहती है कि सुसैन से शादी करके उसे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, वरना गरीब लोग तो जिंदगी भर काम ही करते रह जाते हैं। आर्थर कुछ सोचता रह जाता है। गरीब लोगों का जिक्र सुनकर उसे नाओमी की याद आ गई थी। वो गरीब होकर भी कितनी खुश थी। आखिर अगले दिन वो उसी जगह उससे मिलने चला जाता है। वो उसे उसी जगह ले जाता है, लेकिन आज यहाँ उनके अलावा एक भी आदमी नहीं था, क्योंकि आर्थर ने ये जगह पूरे 1 घंटे के लिए बुक कर ली थी। उसने उस दिन पुलिस वालों से जो झूठी कहानियां बनाई थी वो सब सच कर दिखाई थी। उसके लिए नाओमी में एक अलग बात ये थी कि वो उसी की तरह मजाक कर लेती है और उसके अजीब अजीब जोक्स को समझ भी लेती थी। अचानक आर्थर कहता है कि इसके बाद वो अपने चार्टर्ड प्लेन से उसे इटली घुमाने ले जाएगा, लेकिन नाओमी कहती है कि इटली जाकर वो क्या करेगी, क्या वो यहीं नहीं रुक सकते। आर्थर तुरंत मान जाता है, जिसके बाद वो उसे यहीं पर अपने तरीके से घुमाती है, उन जगहों पर भी जहां अमीर लोग नहीं जाते, जो आर्थर के सामने होते हुए भी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। नाओमी उसे अपने बचपन की बातें सुनाती है और उसके साथ किसी फैंसी जगह जाने की बजाय आर्थर को ही अपने छोटे से घर में ले जाती है, जहां उसके अलावा उसके फादर भी रहते हैं। आर्थर उसके हाथों की बनी हुई डिश खाता है और इसकी बहुत तारीफ करता है। यहाँ वो नाओमी से अपने डैड की बातें भी करता है, जिसे वो बड़े ध्यान से सुनती है और उसके बचपन की और भी बातें जानने की कोशिश करती है। यहाँ आर्थर को नाओमी की लिखी हुई बच्चों की कहानियां मिल जाती हैं, जिन्हें पढ़कर वो उससे बहुत इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि नाओमी को अपनी ये कहानियां किसी किताब में छपवानी चाहिए। नाओमी बात को टाल देती है, क्योंकि उसके जैसे लोगों के लिए अपनी किताब छपवाना इतना आसान काम नहीं था। आर्थर जैसा याश अमीरजादा आज एक लड़की को अपने करीब लाने की बजाय उसकी बातों में ही खो गया था। पूरा वक्त बस वो उससे बातें ही करता रहता है, इसके अलावा और कोई ख्याल उसके मन में आता ही नहीं। इसके बाद आर्थर की सुसैन के साथ सगाई की सेरेमनी होती है, जिसमें सुसैन और उसका बाप आर्थर से पूछते हैं कि कल वो किस लड़की के साथ था और धमकी देते हैं कि अगर कोई भी गड़बड़ी की तो अच्छा नहीं होगा। आर्थर समझ जाता है कि ये दोनों बाप बेटी उसकी जासूसी तक कर रहे हैं। वो अपनी अजीब फनी बातों से सुसैन को जलील भी करता है, लेकिन सुसैन कहती है कि उसे भूल जाओ, वरना उस लड़की के लिए भी अच्छा नहीं होगा।
होगा। अब आर्थर अकेले में अपनी माँ से कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी और लड़की से प्यार हो गया है जो खूबसूरत और समझदार है लेकिन अमीर नहीं है। इस पर उसकी माँ साफ कह देती है कि उसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर वो गरीबी में जिंदगी गुजारने के लिए तैयार रहे, यहाँ से उसे कोई फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। आर्थर की कहीं नहीं सुनी जाती। फिर भी अगले दिन वो नाओमी को अपने घर पर इनवाइट कर देता है। हॉब्सन मना कर दिया कि ये सही नहीं है, उसे नाओमी को सब सच बता देना चाहिए। तभी नाओमी से पहले घर पर सुसैन आ जाती है और नशे में धुत होकर आर्थर से चिपकने की कोशिश करने लगती है। इतने में नाओमी भी आ जाती है, लेकिन उससे पहले ही आर्थर सुसैन को अपने बेडरूम में ले जाता है और हॉब्सन नाओमी को मूवी हॉल में ले जाती है। यहाँ हॉब्सन भी नाओमी की बातों से बहुत इंप्रेस हो जाती है। पहले वो उसे भी दूसरी लड़कियों जैसी समझ रही थी, लेकिन नाओमी से बातें करके उसे समझ में आ जाता है कि गरीब होते हुए भी दौलत का उसमें जरा सा लालच नहीं है। साथ ही उसकी बातें भी हॉब्सन को बहुत दिलचस्प और समझदारी से भरी हुई लगती हैं और उसे सामने वाले को हंसाना भी आता है। अब बेडरूम में आर्थर सुसैन से बचते हुए उसे अपने मैग्नेटिक बेड के नीचे चिपका देता है और बहाना बनाता है कि अब उसे हॉब्सन ही आकर इससे छुड़ा सकती है। सुसैन गुस्से में हॉब्सन को ही उल्टा सीधा कहने लगती है कि उस बुढ़िया के बिना वो कुछ करता भी है या नहीं। आर्थर को ये बात जैसे बहुत बुरी लगती है, लेकिन फिर भी बिना कोई जवाब दिए वो बेडरूम से बाहर आकर नाओमी के साथ घर से बाहर घूमने निकल जाता है। एक तालाब के किनारे दोनों बहुत सी बातें करते हैं और बचपन की सुनी हुई एक कहानी को याद करते हैं जो दोनों को ही बहुत पसंद थी। रात को घर आकर भी आर्थर हॉब्सन से यही कहानी सुनता है और कहता है कि उसे लगता है नाओमी ही उसकी सोलमेट है, यही वो पहली लड़की है जिससे उसे प्यार हो गया है। हॉब्सन भी कहती है कि हाँ, नाओमी एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसे भूल जाने में ही भलाई है, वरना फिर पैसा कहाँ से आएगा जिसके बिना तुम एक घंटा भी नहीं रह सकते। खास तौर से आर्थर को शराब की ऐसी लत लगी हुई थी जिसके लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। आर्थर कहता है कि वो कल ही किसी नौकरी की तलाश में जाएगा, जिसे सुनते ही हॉब्सन हंसने लगती है, लेकिन आर्थर कहता है कि बचपन में तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देखना ये नौकरी क्या चीज है। अगले दिन वो एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर में से कई का तो उसे नाम तक पता नहीं था। आखिर एक ग्रोसरी स्टोर में उसे काम पर रख लिया जाता है, लेकिन दिन में भी हर वक्त नशे में रहने की उसकी आदत की वजह से उसे तीसरे ही दिन नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसलिए वो हॉब्सन से कहता है कि अगर उसे नौकरी करनी है तो अपनी पीने की लत थोड़ी कम करनी होगी। हॉब्सन ये सुनकर खुश होती है और उसे एक नशा मुक्ति ग्रुप में लेकर जाती है, लेकिन आर्थर के लिए ये काम इतना आसान साबित नहीं होता। वो जरा सी देर भी वहां नहीं बैठ पाता। उसे ऐसा लगता है जैसे उससे शराब नहीं बल्कि उसकी जिंदगी छिन जाएगी। वापसी में वो ऐसे ही हॉब्सन से कहता है कि तुम बचपन से ही मेरा हर काम करती हो, काश ये शराब भी मेरे लिए तुम ही पी लेती। आखिर हार कर वो अपनी माँ को कॉल करके उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे ये शादी करने के लिए मजबूर न करे, लेकिन उसकी माँ साफ कह देती है कि मर्जी आज भी उसी की है, अगर उसे सुसैन से शादी नहीं करनी तो ना करे, लेकिन याद रहे कि उसे जायदाद से बेदखल करने के कागज भी तैयार हैं। उनका कहना साफ था कि वो बस सुसैन से शादी कर ले, फिर उस लड़की नाओमी को चाहे धोखा देता रहे या कुछ भी करे, उन्हें बस सुसैन को अपनी बहू बनाकर उसे कंपनी का नया चेहरा बनाना है, जिससे इन्वेस्टर्स को लगे कि कंपनी का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में है, आर्थर जैसे शराबी के हाथों में नहीं। आर्थर के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे, बस एक रास्ता था शराब छोड़ने का, लेकिन ये उससे हो नहीं पा रहा था। आखिर एक रात वो नाओमी के घर जाता है और उसे सच बता देता है कि उसकी सुसैन के साथ सगाई हो चुकी है। वो बड़ी मासूमियत से उससे कहता है कि सुसैन से उसका रिश्ता बस दुनिया के लिए रहेगा, क्यों ना वो दुनिया से झुक कर इसी तरह एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन ये बात सुनते ही नाओमी भड़क जाती है, क्योंकि एक तरह से आर्थर उसे अपनी रखेल बनाकर रखने के लिए कह रहा था। आर्थर उसे पूरे $1 मिलियन का चेक देते हुए कहता है कि ये उसकी राइटिंग करियर और उसके डैड के लिए है, लेकिन नाओमी साहब कह देती है कि उसे उसका कोई पैसा नहीं चाहिए। वो गुस्से में उसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कह देती है। मायूस आर्थर को अब सुसैन के साथ शादी की तैयारियों में शामिल होना पड़ता है। घंटों उसके साथ डांस रिहर्सल और शॉपिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट सा गया था, जिसे हॉब्सन भी साफ देख पा रही थी। एक दिन वो भी आर्थर की माँ से मिलकर उन्हें आर्थर की हालत के बारे में बताती है और कहती है कि नाओमी एक बहुत अच्छी लड़की है, जब से वो उसकी जिंदगी में आई है तब से आर्थर में बहुत अच्छे बदलाव आए हैं, यहाँ तक कि उसके लिए उसने शराब तक छोड़ने की कोशिश की। लेकिन आर्थर की माँ आर्थर की इस हालत के लिए उल्टा हॉब्सन को ही जिम्मेदार ठहरा देती है, क्योंकि बचपन से वो ही आर्थर की देखभाल करती है। आखिरकार हॉब्सन नाओमी से मिलने उसके घर जाती है। वो नाओमी को ऐसी उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी जैसे एक वही है जो आर्थर को बचा सकती है, लेकिन कैसे ये उसे भी नहीं पता। वो नाओमी से बस इतना ही कह पाती है कि आर्थर सिर्फ उससे प्यार करता है, वो सिर्फ उसी के साथ खुश रह सकता है। नाओमी कहती है कि उसे पता है मगर वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आर्थर की शादी हो रही है। हॉब्सन जाने लगती है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। दूसरी ओर आर्थर के पास जब नाओमी की कॉल आती है तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पता चलता है कि हॉब्सन पिछले काफी टाइम से बीमार थी, लेकिन ये बात उसने आर्थर को नहीं पता लगने दी थी।
हॉस्पिटल में आर्थर उसके लिए उसके पसंदीदा टेडी बियर मंगवाता है और उसे हंसाने की भी कोशिश करता है। कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके बाद वो नाओमी से मिलता है और पूछता है कि हॉब्सन तुम्हारे घर क्या करने गई थी। नाओमी बता देती है कि वो तुम्हें लेकर बहुत परेशान है। दोनों बातें करने लगते हैं। नाओमी कहती है कि वो उससे बहुत गुस्सा थी, अभी भी है, लेकिन वो उसका शुक्रिया भी करती है क्योंकि आर्थर के इनकरेज करने की वजह से ही उसने अपनी कहानियां कई पब्लिकेशंस में भेजी, जिनमें से एक उसकी किताब छापने के लिए तैयार हो गई और जल्दी उसकी पहली बुक मार्केट में आने वाली है। अचानक यहाँ सुसैन भी आ जाती है और नाओमी को आर्थर के साथ देखकर चिढ़ जाती है। बातों बातों में जब उसे नाओमी की नई किताब के बारे में पता चलता है तो वो कहती है कि जिस पब्लिकेशन ने उसकी किताब छापी है वो असल में कुछ दिन पहले ही आर्थर ने खरीद लिया था। अब ये सुनकर नाओमी का दिमाग घूम जाता है, वो गुस्से से फट पड़ती है। उसे लगा था कि उसकी मेहनत और टैलेंट की वजह से उसकी पहली किताब छपी है, लेकिन सच ये था कि आर्थर ने उसकी किताब छपवाने के लिए एक पूरा पब्लिकेशन ही खरीद लिया था। वो गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। तभी आर्थर पीछे से आकर कहता है कि मैं जानता हूँ अब तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी, इसलिए एक बात जान लो कि तुम वाकई में टैलेंटेड हो, तुमने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है। नाओमी अब नहीं रुकती, जिसके बाद आर्थर भी अब पूरी तरह हॉब्सन की सेवा में लग जाता है। वो जबरदस्ती हॉब्सन को घर ले आता है, अपने हाथों से उसे दवाई खिलाता है, उसके लिए खाना तक बनाना सीखता है। उसका ये प्यार हॉब्सन के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसने हॉब्सन को चाहे कितना ही परेशान क्यों न किया हो और हॉब्सन भी उसकी हरकतों से चाहे कितनी ही क्यों न तंग आ गई हो, मगर दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आर्थर जब 3 साल का था तब से हॉब्सन ही उसे संभाल रही थी, उसके लिए तो वो उसकी माँ ही थी। हॉब्सन की तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। एक दिन आर्थर उससे पूछता है कि क्या उसे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। इस पर हॉब्सन मुस्कुराने लगती है, बताती है कि हुआ था एक बार, वो मुझे अपने साथ स्पेन ले जा रहा था और मैंने भी अपना सारा सामान पैक कर लिया था, लेकिन जाने से 2 दिन पहले तुम्हारे डैड की मौत हो गई और मैंने जाने से मना कर दिया। ये सुनकर आर्थर हॉब्सन को देखता ही रह जाता है। उसने आर्थर की खातिर अपने प्यार को ठुकरा दिया था और फिर जिंदगी भर शादी नहीं की। असल में वो आर्थर को ही अपना बेटा मानने लगी थी। उसके कमरे में भी आर्थर के बचपन की एक फोटो हमेशा लगी रहती थी। अगली रात आर्थर एक बुरा सपना देखकर उठता है तो देखता है कि हॉब्सन उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। आर्थर की तो जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है, उसके आंसू आंखों तक आते आते रुक जाते हैं और वो एकदम खामोश सा हो जाता है। कई दिन तक वो हॉब्सन के बेड के पास ऐसे ही बैठा रहता है, यहाँ तक कि शराब पीना तक भूल जाता है। फिर अगले दिन उसकी शादी होनी थी। वो अपने ड्राइवर से कहता है कि बहुत हो गया दुख, आज वो खुलकर पार्टी करेगा। रात से लेकर सुबह तक वो खूब शराब पीता है, इतनी कि अपने पैरों पर सीधा चलना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसका ड्राइवर जैसे तैसे उसे तैयार करके शादी के मंडप की ओर ले जाने लगता है, जहाँ सुजन, उसका बाप और आर्थर की माँ सब बहुत खुश दिख रहे थे। तभी उसकी माँ उसे देखने अंदर जाती है और उसकी नशे की हालत देखकर उसके ड्राइवर से कहती है कि इसका नशा उतारने के लिए कुछ लेकर आओ, और फिर वो वापस मंडप में चली जाती है। आर्थर अब और शराब पीने के लिए एक नई बोतल मुंह से लगाता है। तभी इसके अंदर से उसे हाथ से लिखा हुआ एक नोट मिलता है, जो मरने से पहले हॉब्सन ने उसके लिए लिखा था। कहा था कि तुम आज भी जो चाहे कर सकते हो, तुम में वो काबिलियत है, मैं जहाँ भी हूँ तुम्हें देख रही हूँ। इसे पढ़कर आर्थर की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। नशे में होते हुए भी जैसे वो होश में आ जाता है। वो मंडप में सुजन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ सुजन का बाप उसे धमकी भरी नजरों से घूरते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। पादरी उनकी शादी कराना शुरू करता है और फिर सब लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि किसी को भी अगर इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बता दे, वरना फिर जिंदगी भर अपनी जुबान बंद रखे। ये लाइन हर शादी में कही जाती है, एक फॉर्मेलिटी के रूप में, जिसमें अक्सर कोई ऑब्जेक्शन सामने नहीं आता। इस शादी में भी किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, लेकिन अचानक आर्थर आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और जोर से कहता है कि मुझे ऑब्जेक्शन है। सुनते ही सब एकदम शौक रह जाते हैं। सुजैन दांत पीसते हुए कहती है कि आर्थर ये तुम्हारी शादी है, यहाँ मजाक ठीक नहीं है। लेकिन आर्थर कहता है कि कैसी शादी, इन लोगों में से मैं तो किसी को भी नहीं जानता। वो सुजैन से भी कहता है कि मैं बार बार तुमसे यही बात कहता आ रहा हूँ कि हम में से कोई भी एक दूसरे से प्यार नहीं करता, बल्कि तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करती हो। अब सुजैन अपने बाप की तरफ देखने लगती है, जो मुट्ठी भींच कर ऐसे खड़ा था जैसे आर्थर की अब खैर नहीं। उसका इशारा मिलते ही सुजैन लगातार बोले जा रहे आर्थर का मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मार देती है। वो गुस्से में आर्थर से कहती है कि मैं इस कंपनी का फ्यूचर हूँ, तुम मेरे और इस कंपनी के बीच में नहीं आ सकते। मुझे सिर्फ तुम्हारा लास्ट नेम चाहिए, इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वो उसके मुंह पर एक और मुक्का मारने वाली होती है, लेकिन तभी आर्थर की माँ चिल्लाकर धमकी देती है कि खबरदार मेरे बेटे को हाथ लगाया तो। सुजैन हैरान होकर आर्थर की माँ को देखने लगती है। उसने नहीं सोचा था कि वो भी अपने बेटे के लिए खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कभी आर्थर की परवाह नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोचा था। आर्थर की माँ आर्थर से आखिरी बार पूछती है कि क्या अपने फैसले को लेकर उसका मन पक्का है। अगर ऐसा है तो जायदाद से बेदखल तो उसे होना ही पड़ेगा।
आर्थर कहता है कि शुरुआत वो अभी इसी वक्त यहीं से कर रहा है। ये कहकर वो एक एक कर अपने कपड़े उतारने लगता है और शादी में आए इन्वेस्टर्स से कहता है कि घबराओ मत, अब मैं इस कंपनी और कंपनी की किसी भी चीज के आसपास भी नहीं दिखूंगा। कंपनी में लगाया आप लोगों का सारा पैसा एकदम सेफ रहेगा। वो सिर्फ एक अंडरवियर के अलावा सारे कपड़े उतार देता है क्योंकि ये अंडरवियर हॉब्सन के दिए क्रिसमस गिफ्ट में से एक था। इसी हालत में वो मंडप से बाहर आता है तो उसका ड्राइवर कहता है कि बताओ कहाँ चलना है, लेकिन आर्थर कहता है कि अब मैं इस गाड़ी में नहीं बैठ सकता, हो सके तो मुझे कोई टैक्सी करा दो। जैसे ही वो टैक्सी में बैठने वाला होता है तो उसकी माँ बाहर आती है और कहती है कि आज फिर तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया, लेकिन आज पहली बार मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक रिस्पेक्ट है। मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकले। साथ ही सुजैन के बारे में तुमने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन अपने फैसले पर वो अभी भी अड़ी हुई थी। वो उसे टैक्सी के लिए किराया देकर उसकी आगे की जिंदगी के लिए गुड लक कहती है और आर्थर झिझकते हुए वो नोट ले भी लेता है। यहाँ से वो सीधा नाओमी के घर के सामने पहुंचता है और कहता है कि वो अपनी दौलत और नाम सब छोड़ आया है, लेकिन नाओमी कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आर्थर कहता है कि उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। वो हॉब्सन की बात कर रहा था, लेकिन नाओमी कहती है कि उसे इस बात का दुख है, लेकिन वो उनकी जगह नहीं ले पाएगी, यानी उनकी तरह वो उसे नहीं संभाल पाएगी। आर्थर को अब समझ में आता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस वक्त नाओमी उसे अपना भी ले तो ये उसके ऊपर एक तरह का जुल्म ही होगा, वो उसे नहीं संभाल पाएगी। इस तरह आखिर अब वो वहां से वापस चला आता है और मन ही मन एक बड़ा फैसला ले लेता है। इसके 6 महीने बाद आर्थर को एक नशा मुक्ति ग्रुप में दिखाया जाता है, जहां वो अपने पिछले कारनामों के बारे में बताकर सबको हंसा रहा था। आज उसे पूरी तरह क्लीन होने का सर्टिफिकेट मिल गया था, जिसे पाकर वो बहुत ही खुश था। यहाँ से निकलकर वो बाहर आता है और अपने पास पड़े थोड़े से सिक्कों से नाओमी की छपी एक नई किताब खरीदता है। यहाँ उसे पता चलता है कि आज नाओमी एक लाइब्रेरी में बच्चों को कहानियां सुना रही है। वो सीधा वहीं पहुंच जाता है। यहाँ वो भी बच्चों को एक कहानी सुनाने लगता है जो नाओमी और आर्थर की कहानी से मिलती जुलती थी। फिर वो नाओमी से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारा दिल दुखाया। दिल तुम्हारा टूटा था, सर रखने के लिए कांधे की जरूरत तुम्हें थी, लेकिन ऐसे वक्त में मैं तुम्हारे कांधे पर सर रखने चला आया। नाओमी सब सुनती रहती है और फिर अचानक उसके गले से लगकर उसे चूमने लगती है। दोनों बाहर आते हैं जहाँ आर्थर का ड्राइवर गाड़ी लेकर उनका इंतजार कर रहा था। नाओमी कहती है कि इसका मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हें माफ कर दिया। आर्थर बताता है कि कंपनी की चैरिटी डिवीजन संभालने के बदले उन्होंने मुझे बेदखल करने का इरादा छोड़ दिया। इस तरह आर्थर उसे लेकर अपने घर की तरफ चल देता है, जिसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।